सो भाई वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गाचा गोटा। और आज आपका भाई सैन भाई एपिसोड 15 आपके लिए लेके आ चुका है, पूरा ब्रेकडाउन लेके आ चुका है और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप जहाँ भी बैठे हो भाई बिल्कुल हो जाइए रिलैक्स, क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा मजा होने वाला है। तो एपिसोड का शुरुआत में रीडर्स के मेंबर और क्लीनर्स के मेंबर आमने सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर रूडो पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ है। मुझे ये बताओ आम वो कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उसके जूते हैं। तो यहाँ पर एंजन बोलता है, माफ़ करना तुम, मुझे पता है तुम यहाँ पर लूडो को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भी यहाँ पे बोनस में आ चुके हैं। तो रेडर्स का लीडर उसका जवाब तो देता नहीं है, लेकिन उससे एक बात कहता है कि तुम्हें ये टेंशन हो रही है कि तुम्हारे जो क्लियर्स के मेंबर हैं वो टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन वो टेंशन लेते हैं, इसलिए तो तुम्हारे साथ वो यहाँ पर है। अब ये सब बात करते-करते वो अपने यहाँ पर घड़ी को देख रहा होता है, जिसे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा वो क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे उस घड़ी में एग्ज़ैक्ट टाइम होता है, वहाँ पर कूड़े की बाढ़ आ जाती है। जिसकी वज़ह से होता क्या है, जितने भी क्लीनर्स के मेंबर होते हैं उस बाढ़ में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रूडो बच जाता है, क्योंकि रेडर्स का जो लीडर होता है उसने यहाँ पर रूडो को पकड़ लेता है एंड बाकी जितने ही मेंबर हैं वो कूड़े की ढेर में चले जाते हैं एंड अलग-अलग हो जाते हैं। और ये देख के यहाँ पे सरप्राइज़ हो जाता है और रेडर्स के लीडर से यहाँ पे गुस्से में पूछता है कि आखिरकार तूने उन लोगों को भेजा कहाँ है? लेकिन वो यहाँ पे जवाब देता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये उनका फैसला था कि वो तेरे पीछे यहाँ पर आए थे। और ये बोलते ही वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खोल देता है, जिसमें जितने भी रेडर्स के मेंबर होते हैं ना, वो एक-एक करके जाने लग जाते हैं। इसका मतलब इनका प्लान ही स्टार्टिंग से ये था कि इन लोगों को ये अलग करना चाहते थे, उसके बाद में अलग-अलग लड़ना चाहते थे। अब यहाँ पे जितने भी रेडर्स के और क्लीनर्स के मेंबर हैं, वो यहाँ पर आपस में लड़ने वाले हैं और जो रूडो है ना, वो रेडर्स के लीडर से यहाँ पे लड़ने वाला है। यहाँ पे रेडर्स का लीडर रूडो से बोलना शुरू करता है कि आमो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो? मैं यहाँ पे तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में उस गुस्से को बाँटना चाहता हूँ। मेरा नाम है ज़ोडिटी फ़ोन और मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम स्पीयर को मेरे साथ में गिराना चाहते हो? एंड स्पीयर को गिराने से उसका मतलब है यहाँ पे कि वो स्पीयर को तबाह करना चाहता है और उसमें वो रूडो को अपने साथ में करना चाहता है। अब इस बात को सुनने के बाद रूडो यहाँ पे हैरान हो जाता है और उसके माइंड में एक इमेज चलने लग जाती है और वो भी स्पीयर के डिस्ट्रॉय होने की। और तुरंत ही या फिर ज़ोडी भी ये पहचान जाता है कि रूडो भी उस समय वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। तो वो बोलता भी है कि तुम इस समय वही सोच रहे हो ना, मेरे दिमाग में चल रहा है। लोग यहाँ पे बोलता है कि गलत मत समझना, मैंने अपना तस्वीर को देखा है ना, जान सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वो हमारे टारगेट हैं और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुम परवाह नहीं करते हो, तो तुम उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे रूडो उससे बोलता है कि सब्जेक्ट को चेंज मत करो, मैंने पूछा कि आमो कहाँ पर है? रूडो के साथ में जो उसके साथी आए थे, वो लोग भी कहाँ पर है? तो रूडो यहाँ पे बोलता है कि मैं सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बातों को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने तरीके में तुम्हारे सवाल का जवाब दे चुका हूँ, अब बारी है तुम्हारे इस सवाल के जवाब देने की। और मुझे बिल्कुल भी वेस्ट पसंद नहीं है, मतलब कि इस बंदे को वेस्ट पसंद नहीं है, ये ऐसे ही बोलते रहता है। वो कह रहा है कि मेरे शब्दों को बर्बाद मत करवाओ और चुपचाप सुनो। अब यहाँ पर रूडो यही सोच रहा होता है कि उसने जब आमोस से लड़ाई की थी, तो आमोस से बात करना पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इस बंदे की कुछ बातें अलग है, इस बंदे की बातें ऐसी है, ये है कि रूडो यहाँ पर उसको कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा, उसकी बातों में वो फँस चुका है। अब रूडो के पास पहले से ही वेपन कम है, क्योंकि डैड से आने के बाद में वो वेपन को ले ही नहीं पाता और वो मन में यही सोच रहा है कि अगर मुझे उससे लड़ना पड़ा, तो मुझे इन्हीं वेपन से उसे लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ ज़ोडी उससे पूछा है कि तुम्हें चिंता हो रही है कि आम और तुम्हारे साथ के साथियों को क्या हुआ होगा? क्या तुम उनके बारे में इतनी चिंता कर रहे हो? तुमने एक्चुअली में क्लीनर्स को जॉइन क्यों किया था? मुझे ये बताओ। तो रोनू यहाँ पे बताता है कि उसने क्लीनर्स इसलिए जॉइन किया था क्योंकि वो स्पीयर में वापस जाना चाहता है और वहाँ पर वापस जाने के लिए एक रास्ता ढूँढना चाहता है। तो रोडी उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से जा सकते हो? ये बात तुम्हें भी पता है कि जो स्पीयर क्लीनर्स की जो ड्यूटी है, वो स्पीयर में जाना नहीं है। वो सिर्फ़ तुम्हारी उस तरीके से मदद कर रहे हैं कि उनकी भी ड्यूटीज़ पूरी हो जाए। क्या तुम इसी चीज़ में सैटिस्फाइड हो? मुझे पता है तुम और ज़रा चाहते हो। और दूसरी तरफ रियो एक अलग ही लोकेशन पे पहुँच चुकी है और वो आस-पास में दिख रही है, तो उसे कुछ दिख भी नहीं रहा है और वो ये सोच रही है कि बाकी सब लोग कहाँ गए हैं और मैं कौन-सी जगह में आ चुकी हूँ। अब वो थोड़ी देर वहाँ पर घूमती है, ये देखती है कि वहाँ पर कोई है कि नहीं। तभी वहाँ पे रेडर्स की एक मेंबर आ जाती है, जो कि उसकी थोड़ी बहुत बेइज़्ज़ती टाइप की सी कर रही थी कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। बट रियो डज़न्ट केयर अबाउट इट, क्योंकि उसको इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो वो ये बोलती है, "ओह! तो तुम लोगों ने हम लोगों को अलग-अलग किया है ताकि तुम एक-एक करके हमसे लड़ सको। तो यार तुम्हारा ये तो अच्छा है, कम से कम तुम हमारे पीछे से हमला नहीं कर रहे हो।" तो ये लड़की भी कहती है, हाँ वैसे, और अगर हमने ठीक से मिशन को पूरा नहीं किया तो हमारी बॉस बहुत बुरी लगाने वाला है। और यहाँ पे दूसरे हम देखते हैं, हमारे टीम का एक मेंबर का जो अपोनेंट था वो था जेबर। अब इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में इसने बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से तबाही मचाई थी। अब जेबर के आने से पहले जानका के मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही जेबर यहाँ पे आया था उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि या तो वो यहाँ पर मरेगा या तो इसको मारेगा। अब इस लड़ाई के दौरान जीवन यहाँ पर दिखता है कि उसके बगल में कुछ सारी सी चीज़ पड़ी हुई है, तो उछलते-कूदते वहाँ पर चले आता है और खुशी-खुशी बोलने लग जाता है कि अरे, अरे! ये क्या चीज़ है?
दिखने में तो अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे छू के देखा जाए। और जैसे ही वो उसे छूता है, उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जलन करने लग जाता है, लेकिन उसमें भी वहाँ पर वो खुश हो रहा था। और ज़ांग यहाँ पे देखता है कि जीवर का जो हाथ है ना, वो धीरे-धीरे उसी हरे लिक्विड जैसा हो जाता है जिसमें 2 मिनट पहले उसने छुआ था। और ज़ांग अब यहाँ पे जीवर बताता है कि मेरा जो राइट हैंड है ना, उसकी पावर तो तुम जानते ही हो, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा मजेदार हथियार है, वो मेरे लेफ्ट हैंड के क्लॉ में है। क्योंकि जैसे ही मैं कोई नए तरीके के टॉक्सिन को छूता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड भी उसी का रूप ले लेता है, उसी की तरह एक वेपन बन जाता है। एंड यहाँ पे मतलब कि ये है कि उसके लेफ्ट हैंड में अब एसिड निकलेगा। और इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है और लेफ्ट हैंड के अपने क्लॉ को यूज़ करके ज़ांगा के ऊपर एसिड की बरसात कर देता है। ऋषभ गाइड अभी पहुँच चुका अपने लोकेशन में जहाँ पे उसको पहुँचना था, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। भाई इसका एनिमी कहाँ गया? ल जब वो थोड़ा बहुत घूमता है तो उसे थोड़ी-सी आवाज़ आती है और देखता है क्या है वहाँ पर, वो देखता है कॉकरोच जो कि इसको पसंद आता है। लेकिन दूसरी तरफ रियो को वहाँ पे कॉकरोच देखता है और उसकी बहुत बुरी हालत खराब हो जाती है। मतलब कि रियो कॉकरोच से डरती है, क्या बात! अब वो अपने सामने वाले एनिमी को देख के यूँ कहती है, वैसे नॉर्मली तो मुझे कीड़ों से डर नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे कॉकरोच से डर लगता है। एंड इसमें उसका एनिमी का रिएक्शन क्या होता है, वो कहती है, क्या तुम बकवास कर रही हो? तुम ऊपर रहती हो, तुम पीरियड्स का जॉब करती हो, लेकिन तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है। क्या पागलपन की बात है ये? तुम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो। पर रियो को जैसा कि तुम्हें पता है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और वो यहाँ पे ये बोलती है, "अरे रे! ये कॉकरोच के चक्कर में तो इतनी बात सुना रही हो। जबकि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ माय किंग्स, मैं तो एक ऐसा लड़का है जिसको मट्टी जिसके ऊपर मट्टी गिरा दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है।" भाई ये मैं यहाँ पे मट्टी बोल रहा हूँ, तुम समझ जाओ यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। हमें फिर से ज़ान का जाबर की लड़ाई में को दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि ज़ान का ना जाबर ने जो एसिड फेंका था ना, उसको डॉज नहीं किया था। जाबर उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? तो ज़ान का यहाँ पे बोलता है, ऐसा तो है नहीं, इस एसिड में मैं मर जाऊँगा और वैसे भी मेरे ऊपर मिट्टी गिरने से तो अच्छा ही है। फिर से बोल रहा हूँ मिट्टी का मतलब तुम समझ जाना। ज़ान का बोलता है, "अगर ये एसिड तुझे इतना ही ज़्यादा पसंद है तो क्यों तू ही नहीं ले लेता इसको?" एंड अपने वेपन को यूज़ करता है, ज़मीन के उस टुकड़े का टुकड़ा कर देता है एंड उसी के ऊपर उस ज़मीन के टुकड़े को फेंक देता है एसिड के साथ में। दूसरी तरफ हमें इंजन और उसका अपोनेंट दिखाया जाता है और यहाँ पे इंजन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो अपोनेंट है ना उस पर ना ही अटैक कर रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था, बस वो छुप के बैठा था एक जगह पे। यहाँ पे इंजन बोला, "अबे यार कुछ तो बोल, मैं यहाँ पे अकेला-अकेला बोर हो रहा हूँ। अबे कुछ तो बोल।" लेकिन बंदा वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है और पता है वो एनिमी उसका उसके बारे में क्या सोच रहा है? यार ये बंदा कितना कूल है। और दूसरी तरफ हमको रियो उसकी अपोनेंट दिखाई जाती है और यहाँ पर रियो के अपोनेंट रियो को प्यारी बिल्ली कह रही थी कि प्यारी बिल्ली जल्दी से लड़ना शुरू कर दो और इससे सीरियस लो, नहीं तो तुम्हारा दोस्त बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रियो बोलती, पहली बात तो यार मुझको प्यारी बिल्ली मत बोल और वैसे भी लड़ाई वड़ाई मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर तुम इसे सीरियस नहीं लोगे तो तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। अब यहाँ पे रियो भी सीरियस हो जाती है और अपने वेपन को निकाल लेती है। अब मैं यहाँ पे हमें ज़ान का और जावा दिखाया जाता है और ज़ान का मैं यही सोच रहा था, इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा उसके ऊपर गिरा है, अब तो वो यहाँ पर नहीं बचने वाला, उसके ऊपर एसिड भी गिरा था। तो वो यहाँ पे चेक करने जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि अब जावर अपने वेपन को सीरियसली यहाँ पे यूज़ करने वाला था और ज़ान का यहाँ पर ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि भाई अभी तक इसने अपने वेपन को पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं किया था। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर रियो दिखाई जाती है और रियो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने उसके सिर्फ बाल को छुआ था, अपने अपोनेंट की बाल को, और उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसे जहन्नुम यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो वो उसे थोड़ा बहुत शक होता है कि उसके बाल ऐसे हैं क्यों? तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बालों में ऐसा क्या है? तो बाद में पता चलता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके वजह से उसके बालों में पूरे बालों में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है और क्योंकि यहाँ पर रियो एक कैंची यूज़ करती है, यानी कि सीज़र यूज़ करती है, तो यहाँ पर वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है यहाँ पर। तो ऐसे के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।